आप भी कहीं जाते हो, कहीं पार्टी में जा रहे हो, कहीं घूमने जा रहे हो, आपको हर जगह अपने फ्रेंड्स चाहिए, मैं अकेला नहीं जाऊंगा, हेलो भाई चल रहा है क्या, हेलो बहन चल रही है क्या। जो कहानी का टाइटल है वो आपका बेचारा इलेक्ट्रॉन ईटीएस करता है। ये क्या दे दिया भाई तूने, ये तो मेरे काम का भी नहीं है। साइंटिस्ट भी इस बात से हैरान थे और हम भी अभी तक हैरान ही है। अब बात करते हैं द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। भाई ये तो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो थोड़ा ध्यान से देखना। पहले हम इसका थोड़ा डायग्रामिक रिप्रेजेंटेशन देखते हैं, देन इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैं आप लोगों को बताऊंगी। पहले डायग्राम से समझते हैं। ये आ गया भाई साहब, अब आप लोगों को समझ में आएगा कि आपका एलएचसी क्या होता है। ये रहे आपके लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। तो ये है आपके लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स जो कि फोटो सिस्टम सेकंड एंड फोटो सिस्टम फर्स्ट दोनों में प्रेजेंट होते हैं। आगे देखिए जरा, अब मैं आपको एक कहानी बताने वाली हूँ बेचारे इलेक्ट्रॉन के बारे में। जो कहानी का टाइटल है वो आपका बेचारा इलेक्ट्रॉन। देखो जरा क्या कहानी है। सबसे पहले जो आप लोग देख सकते हो यहाँ पर लाइट यानी जो सनलाइट है वो आपके दोनों एलएचसी पर पड़ रही है, ठीक है। अब ये सब कहाँ हो रहा है, ये कहाँ हो रहा है अभी बताऊंगी, वैसे आपको बताती थी। ये सब हो रहा है आपका थैलेकोइड मेम्ब्रेन में, क्योंकि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कहाँ होता है, मैंने आप लोगों को बताया था थैलेकोइड मेम्ब्रेन के अंदर ही होता है। तो वही ये सब हो रहा है, ठीक है। सनलाइट पड़ी आपकी प्लांट पर, थैलेकोइड मेम्ब्रेन तक पहुंची, ठीक है। एंड जहां पर कहां पे फॉल कर दिया उन्होंने, एलएचसी पे पहुंच कर दिया। वहां से अब एलएचसी पर रेड लाइट पड़ी जब T680 यानी जब 680 नैनोमीटर की लाइट, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि फोटो सिस्टम सेकंड आपका पहले वर्क करेगा, क्योंकि इसकी डिस्कवरी इनके डिस्कवरी के नेम पर रखी गई थी, इनकी जो डिस्कवरी है। लेकिन काम सबसे पहले कौन करता है, पीएस सेकंड काम करता है, ठीक है। तो देखो जरा, जब ये जो लाइट है वो 680 नैनोमीटर पर पड़ेगी तब कौन काम करेगा सबसे पहले, पीएस सेकंड। एक बात बताओ, जब कोई लाइट आ रही है सबसे पहले वो 680 नैनोमीटर पर आएगी, देन बढ़ते 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 वो 700 होगी, देन बढ़ते बढ़ते वो आगे जाएगी। सबसे पहले तो 680 पे आएगी, तो आ गई साहब। अब क्या हुआ, इस एलएचसी से एक इलेक्ट्रॉन उछला, उसने कहा अरे लाइट आ गई, उसको मिल गई एनर्जी। हम लोगों ने भी देखा सब सनलाइट जब हम लोग लेते तो कुछ अलग ही एनर्जी होती है हमारी बॉडी में। तो इस पे एलएचसी पे जब लाइट पड़ी तो क्लोरोफिल एक जो है, तो एलएचसी में से जो है एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा अपना उछलेगा और कहां चला जाएगा। अब वहां पर बैठे हैं इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, ये भी कहां हो रहा है, पीएस सेकंड में हो रहा है, फोटो सिस्टम सेकंड में ही प्रोसेस चल रहा है। तो जो इलेक्ट्रॉन है वो कहां चले गए भाई साहब, हमारे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर पे, क्योंकि ऊपर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर बैठे, उन्होंने बैठ के देखा वाह इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो उन्होंने फटाफट से उसे पकड़ लिया। अब वो उसको पकड़ के देख रहे हैं, क्या ही करूं मैं इसका, मैंने ले तो लिया, मेरे कुछ काम का तो है नहीं है। तो ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर क्या कर देते हैं, उस इलेक्ट्रॉन को भेज देते हैं ईटीएस में कि तुम जाओ। अब यहाँ पर ईटीएस क्या है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ठीक है। क्या है पर ईटीएस, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। अब ये जो इलेक्ट्रॉन आया पीएस सेकंड से इन्होंने भेज दिया ईटीएस को। अब ईटीएस करता है, ये क्या दे दिया भाई तूने, ये तो मेरे काम का भी नहीं है। तो ये ईटीएस भैया क्या कर देते हैं, दूसरे एलएचसी को फेंक देते हैं कि तुम जाओ फोटो सिस्टम फर्स्ट के एलएचसी पर, क्योंकि अब तक की जो लाइट है वो कितनी हो चुकी है हमारी, 700 नैनोमीटर हो चुकी है। तो जब ये लाइट इस पर गिरेगी 700 नैनोमीटर पे, तो जो इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ से इधर आ जाएगा एक्साइट होकर, ठीक है। अब ये भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को दे देंगे, भाई ये इलेक्ट्रॉन है, अच्छा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऊपर बैठा है क्या, ये ऐसे करके फेंक देते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर कहाँ चला गया, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर पे चला गया। अब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो ये वाला है ये बड़ा दयालु निकला, इसने कहा भाई तेरे को फोटो सिस्टम सेकंड के इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर में फेंक दिया था, तेरे को एटीएस ने भी फेंक दिया था, तेरे को ये लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स यानी एलएससी जो है ये भी तुझे फेंकते हुए जा रहे हैं। चल कोई बात नहीं, ला मैं तेरा कुछ यूज कर देता हूँ। तो ये भाई साहब क्या कर देते हैं, ये कन्वर्ट कर देते हैं NADPH को NADP में। देख सकते हो आप लोग, जब इलेक्ट्रॉन डोनेट होता है तो हमारा प्लस का साइन लगता है, इतनी केमिस्ट्री तो पढ़ रखी है ना, प्लस का साइन लगता है। तो ये क्या कर देते हैं, NADPH को NADP में बदलने के लिए उस इलेक्ट्रॉन का क्या कर लेते हैं, यूज कर लेते हैं। समझ में आया, यही आपका पूरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, इसके अलावा कुछ नहीं है। फिर बता रही हूँ क्योंकि ये वन शॉट वीडियो है तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। मैंने आप लोग को डायग्रामिक तरीके से कहानी की तरीके से समझाया, लेकिन फिर भी अगर आपको चाहिए कि नहीं मुझे पूरी थ्योरी वाला चाहिए तो वो वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन वो वीडियो भी आपको मिल जाएगा। बस आपको कमेंट करना है कि हाँ मुझे थ्योरी के साथ वीडियो चाहिए, ठीक है। ये पूरा डायग्रामिक के साथ था। तो यही था आपका पूरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। लाइट आई जब वो 680 नैनोमीटर पर आई तो एलएचसी पर पड़ी, एलएचसी ने इलेक्ट्रॉन को एक्साइट किया और वो कहां चला गया, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर पे। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर बोला फोटो सिस्टम सेकंड का कि ये तो मेरे किसी काम का नहीं है, वो फेंक देता है ईटीएस के पास, ईटीएस फेंक देता है एलएचसी के किसके, फोटो सिस्टम फर्स्ट के एलएचसी पे।
वो एक्साइट होकर चला जाता है फिर से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास। भाई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर का काम क्या है, इलेक्ट्रॉन को लेना, तो उसने फिर से ले लिया। ये वाला बेचारा निकला दयालु, उसने बोला भाई तू हर जगह से रिजेक्ट होकर आ रहा है, कोई बात नहीं मैं तेरा यूज करता हूँ। तो ये इसको ऐसा यूज करके क्या कर लेता है, NADPH को कन्वर्ट कर देता है NADP प्लस में। अब जरा दो इंपॉर्टेंट चीज जो है वो यहाँ पर देखिए, मैं आगे आपको पॉइंट्स में बताऊंगी बट यहाँ पर भी देखते जाइए कि जो ADP है वो ATP में कन्वर्ट हो रहा है कब, PS फर्स्ट में, ड्यूरिंग PS फर्स्ट। ये काम कब हो रहा है, ड्यूरिंग PS फर्स्ट। और जो NADPH है वो NADP में कन्वर्ट हो रहा है कब, ये भी PS फर्स्ट के ही दौरान हो रहा है। यानी ATP में कन्वर्ट हो रहा है PS फर्स्ट में, और जो ये काम है ये भी फोटो सिस्टम फर्स्ट में ही हो रहा है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखोगे। लेकिन जब यहाँ पर ये लाइट पड़ती है 680 नैनोमीटर की, मैं लिख देती हूँ यहाँ पर 680 नैनोमीटर की, तब यहाँ पर एक काम हो रहा होता है H2O का स्प्लिटिंग, यानी वाटर स्प्लिटिंग, जो कि आपका निकालता है एक प्रोटॉन और निकालता है एक ऑक्सीजन और साथ ही में निकाल देता है इलेक्ट्रॉन। तो अब समझ में आ गई होगी कहानी। ये चीज मैंने बाद में इसलिए बताई थोड़ा क्लाइमेक्स पैदा करने के लिए कि ये इलेक्ट्रॉन आया कहां से, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर से आया। जब लाइट पड़ रही होती है फोटो सिस्टम सेकंड के LHC पर, तो यहां पर क्या हो जाती है, वाटर स्प्लिटिंग हो जाती है। वाटर स्प्लिटिंग में क्या होता है, एक निकलता है आपका प्रोटॉन, एक निकलता है आपका ऑक्सीजन, साथ में निकलता है एक इलेक्ट्रॉन, जो कि इलेक्ट्रॉन अब LHC में चला गया। फिर ये सारे जो पूरा कर करके आ रहा है ये सब यही हो रहा है। याद रखो, याद रखने वाली चीज क्या है कि वाटर स्प्लिटिंग, इसको हमने बोला वाटर स्प्लिटिंग। क्या है ये, वाटर स्प्लिटिंग कहां हो रही है, फोटो सिस्टम सेकंड में हो रही है। इसको दिमाग में रख लो, एक बार नहीं 1000 बार क्वेश्चन आ चुका है नीट में कि वाटर स्प्लिटिंग कहां होती है, फोटो सिस्टम सेकंड में। ATP कहां कन्वर्जन, ATP का कन्वर्जन कहां होता है, फोटो सिस्टम फर्स्ट में। NADPH का कहां कन्वर्जन होता है, फोटो सिस्टम फर्स्ट में। तो ये दो चीज होती है फोटो सिस्टम फर्स्ट में, एंड वाटर स्प्लिटिंग है ये आपकी होती है PS सेकंड में। बस ये चीज आपको इसमें याद रखनी है। ठीक है, अब जरा नेक्स्ट चलो। नेक्स्ट इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, जो भी डायग्राम आप लोगों को समझाया था उसमें कुछ पॉइंट्स है जरा जो याद करने वाले पॉइंट्स है। पहले भी बता दी, दोबारा से बता रही हूँ, देखो जरा। पहली बात तो ये पॉइंट है नया, फॉर्मिंग ए जेड स्कीम। अब जो ये पूरा प्रोसेस हो रहा है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का, ये बना रहा है एक आपकी जेड स्कीम। कैसे कैसे कैसे, देखो देखो देखो, ये देखो यहाँ पर आया LHC फोटो सिस्टम फर्स्ट का, ये यहाँ पर PS फर्स्ट का चल रहा है आपका पूरा, ठीक है, और ये चल रहा है आपका यहाँ पर PS सेकंड का। ठीक है, तो LH यहाँ से इलेक्ट्रॉन गया, फिर यहां से गया, फिर यहां आया, देन यहां आया, देन LHC ने फिर उसको ऊपर भेज दिया। तो ये देखो पूरी जेड स्कीम चली है नहीं। अब इसको ऐसे करके देखो, मतलब नॉर्मली जेड तो ऐसे बनता है, लेकिन इसी को अगर मैं टिल्ट कर दूं तो ये देखो ये जेड स्कीम बन, वैसे ये एन स्कीम होनी चाहिए लेकिन पता नहीं क्यों उन लोगों ने जेड स्कीम ही चुना। ठीक है, तो ये हो गया कैसी आपकी जेड स्कीम। तो क्या बना रहा है, ये पूरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है आपका क्या बना रहा है, एक जेड स्कीम बना रही है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर ड्यूरिंग PS सेकंड, पहले भी बताया था फिर से बता रही हूँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्लीज याद रखो। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर कहाँ हो रहा है, PS सेकंड में, एंड कन्वर्जन ऑफ ATP और NADP कहाँ हो रहा है आपका, PS फर्स्ट में, यानी फोटो सिस्टम फर्स्ट में। ठीक है, अब जब नेक्स्ट टॉपिक देखिए, पहुंच चुके हैं एक और नेक्स्ट टॉपिक पे, एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक पे। क्या है वो, साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सारे इंपॉर्टेंट है क्योंकि चैप्टर इंपॉर्टेंट है भाई। तो ध्यान से सुनो, देखो जरा पहला पॉइंट क्या है इसका, इन फोटोफॉस्फोराइलेशन, यानी फोटोफॉस्फोराइलेशन में क्या होता है, ATP इज सिंथेसिस फ्रॉम ADP, यानी मेनली जो फोटोफॉस्फोराइलेशन का जो काम होता है, जो अभी हम पढ़ के आ रहे हैं PS1 एंड PS सेकंड, उसमें मेनली काम क्या होता है कि हमें ADP को ATP में कन्वर्ट करना होता है। ठीक है, यानी ATP हमारा सिंथेसिस हो रहा है किससे, ATP से। अब पॉसिबल लोकेशन वेयर दिस कुड बी हैपनिंग इन द स्ट्रोमा लैमेले। अब जो ये सब काम हो रहा है, जो भी हमने पीछे पढ़ा था इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट का, जहां पर PS फर्स्ट, PS सेकंड, ETC, ETS, जो भी यहाँ पर सब कुछ चल रहा है, ये आपकी पॉसिबल लोकेशन है कि ये कहाँ हो रहा है, ये हो रहा है आपका स्ट्रोमा लैमेले में। तो इसको दिमाग में बिठाना, NCERT कोई भी लाइन फालतू में नहीं लिखती और NTA वाले फालतू लाइन ही उठाते हैं, समझ रहे हो। ठीक है, तो पॉसिबल लोकेशन वेयर दिस कुड बी हैपनिंग इन द स्ट्रोमा लैमेले, तो कहाँ हो रहा है आपका, ये स्ट्रोमा लैमेले में हो रहा है। लेकिन the stroma lamellae membrane lacks PS second as well as NADP reductase enzyme, यानी जो स्ट्रोमा लैमेले में क्या नहीं होता, एक तो आपका PS सेकंड नहीं होता और आपका NADP reductase enzyme भी नहीं होता। ठीक है, तो इसको जरा दिमाग में रखो, ये प्रोसेस हो रहा है आपका स्ट्रोमा लैमेले के मेम्ब्रेन में, लेकिन वहां क्या क्या नहीं है, PS सेकंड नहीं है
और एनएडीपी रिडक्टेज एंजाइम नहीं है। ये चीजें जो मैं आपको बता रही हूँ आपको दिमाग में रखोगे ना तभी आपको पूरा टॉपिक समझ में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखो जरा, बट द मेम्ब्रेन ऑफ ग्रेना हैज बोथ पीएस फर्स्ट एंड पीएस सेकंड। लेकिन जो मेम्ब्रेन ऑफ ग्रेना यानी जो ग्रेना की क्या है, ये सब क्या है पढ़ा रही हूँ मैं, देखो जरा, ये ग्रेना नहीं था क्या है, इस ये दो ग्रेना को जोड़ने वाले क्या थे आपस में, स्ट्रोमा मेम्ब्रेन, स्ट्रोमा लैमेले। इस स्ट्रोमा लैमेले में क्या होता है, पीएस सेकंड और एनएडीपी नहीं होता, लेकिन ग्रेना में क्या होते हैं, दोनों होते हैं। जरा सुनो सुनो, इस चीज को थोड़ा याद रखते चलो, ठीक है ना, कुछ चीजें याद भी रखनी पड़ती हैं, ठीक है। तो ग्रेना में क्या होता है, आपका पीएस फर्स्ट और पीएस सेकंड दोनों होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो जरा, तो व्हेन द पीएस फर्स्ट इज फंक्शनल, मान लो जब पीएस फर्स्ट फंक्शनल होगा तो इलेक्ट्रॉन डजंट पास टू एनएडीपी, इट साइकिल बैक टू द ईटीएस नोन एज साइक्लिक फ्लो। क्यों बोल रही हूँ मैं, सब ध्यान से सुनो। जब ये प्रोसेस स्ट्रोमा लैमेले में चल रहा है तो स्ट्रोमा लैमेले में पीएस सेकंड नहीं है, एनएडीपी रिडक्टेज एंजाइम नहीं है। तो जरा देखो इधर भाई, देखो देखो, ये वाला आपका इधर वाला जो था वो पीएस फर्स्ट था कि नहीं था, इसमें आपका नीचे एलएचसी था, हाँ ठीक है, नीचे एलएचसी था और ऊपर क्या था, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर था, समझ रहे हो। और यहां से ये था आपका ईटीएस, ठीक है, और यहां से वो लिंक करता हुआ आ रहा था पीएस सेकंड से, ये था आपका पीएस फर्स्ट। यहाँ पे जब एनएडीपी रिडक्टेज एंजाइम होगा ही नहीं तो इलेक्ट्रॉन एनएडीपी पे जाएगा ही नहीं, वो फिर से दोबारा उछल के कहा जाएगा, ईटीएस में आ जाएगा, क्योंकि स्ट्रोमा लैमेले में फोटो सिस्टम सेकंड भी नहीं होता, एनएडीपी भी नहीं होता। जब एनएडीपी भी नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉन यहाँ भी नहीं जाएगा, फोटो सिस्टम सेकंड नहीं है तो इलेक्ट्रॉन वहां किसके पास जाएगा, तो फोटो सिस्टम सेकंड है ही नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से दोबारा कहा जाएगा, ईटीएस में आ जाएगा। फिर ईटीएस से फिर एलएचसी में, फिर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर में, एनएडीपी नहीं दिखा, फिर दोबारा ईटीएस में आ गया। फिर ये क्या चलता रहेगा, एक साइक्लिक फ्लो चलता रहेगा, मतलब एक साइकिल सी चल रही है ना, देखो। तो इसी को क्या बोल देते हैं हम, इलेक्ट्रॉन डजंट पास टू एनएडीपी, क्योंकि वह है ही नहीं एनएडीपी, तो इट इज साइकिल बैक टू ईटीएस एंड नोन एज साइक्लिक फ्लो यानी साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन। नेक्स्ट देखो जरा, सो फॉर द साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन अकर बियॉन्ड 680 नैनोमीटर वेवलेंथ ऑफ द लाइट। तो साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन में क्या होगा, जो वेवलेंथ हमें चाहिए होगी बियॉन्ड मतलब 680 से ज्यादा की चाहिए होगी। क्यों चाहिए होगी, क्योंकि हमारी जो पीएस फर्स्ट है वो किस पे काम करता है, किस पे काम करता है, वो P700 पे काम करता है। P6080 के तो चलेगी नहीं भाई, हम तो पीएस फर्स्ट है, हमारे लिए उससे ज्यादा की लेके आओ, तो कहां से चलेगी, बियॉन्ड 680 नैनोमीटर की चलेगी, ठीक है। ये था आपका साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन। अब आप लोग पूछोगे कि नॉन साइक्लिक कौन सा होता है, नॉन साइक्लिक तो अभी जो हम पढ़कर आ रहे हैं वही होता है। क्यों भाई, उसमें पीएस सेकंड था, यहाँ पे देखो पीएस सेकंड भी था, इसका इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर था, नीचे इसके एलएचसी थी, कुछ साइकिल चलती हुई दिख रही है आपको, नहीं, इलेक्ट्रॉन यहां से यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, यहां से ले लिया एनएडीपी ने, क्या वो इलेक्ट्रॉन दोबारा इस साइकिल में लौट कर आया, नहीं आया, अलग चला गया, वो तो एनएडीपी में कन्वर्ट कर लिया उसको। तो कैसी होगी आपकी नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन। लेकिन जब स्ट्रोमा लैमेले में पीएस सेकंड नहीं होता, एनएडीपी नहीं होता, केवल पीएस फर्स्ट फंक्शनल होता है, याद रखो केवल पीएस फर्स्ट फंक्शनल होता है, तब जो साइकिल चलेगी कैसी चलेगी, साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन। समझ में आ रही है बात, इतना ही था आपका इस टॉपिक में, कुछ नहीं है, ऐसा समझ में आ गया, होप आप लोगों को समझ में आएगा। ये टॉपिक इतना में ज्यादा कुछ नहीं था, एक बार फिर से रिवाइंड करके देख लो अगर समझ में नहीं आया तो, ठीक है। चलते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक पे। अब आ चुके हैं एक और मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक पे, क्या है, कीमो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। इसमें से क्वेश्चंस क्या क्या आएंगे वो भी आप लोगों को मैं साथ के साथ बताती जाऊंगी। देखो जरा, ये आप लोगों का पूरा क्या चल रही है, एक कीमो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस यानी पूरी एक साइकिल चल रही है, ठीक है। जिसमें आपका सबसे पहले क्या होता है कि फोटो सिस्टम वर्क है, एज इट इज फोटो सिस्टम वर्क है, फोटो सिस्टम सेकंड है, बट फोटो सिस्टम सेकंड से फोटो सिस्टम फर्स्ट में जाने का जो बीच के लिंक्स होते हैं उनमें आपके आते हैं 3 मोबाइल कैरियर्स। कौन कौन से, जरा देखो, पहला आता है आपका पीक्यू जिसे हम बोलते हैं क्या, प्लास्टोक्विनोन, सेकंड आपका आता है साइटोक्रोम बी एंड एफ, एंड थर्ड आपका आता है पीसी विच इज प्लास्टोसियानिन, ठीक है। तो इस चीज को जरा ध्यान रखो, जो हमारा ईटीएस, मेनली आपको बताती हूँ मैं, ये जो तीनों चीजें ये आपकी मिलाकर बनाता है ईटीएस। अरे याद होगा, जेड स्कीम पढ़ी है ना, फोटो सिस्टम सेकंड से कहां जा रहा था इलेक्ट्रॉन, ईटीएस में, ईटीएस से फिर कहां जा रहा था, पीएस फर्स्ट में जा रहा था। जो वो ईटीएस है वो ईटीएस कंटेन करता है आपके 3 मोबाइल कैरियर्स या फिर इलेक्ट्रॉन कैरियर्स, क्या नाम है इनके, पीक्यू, प्लास्टोक्विनोन, साइटोक्रोम बी एंड एफ, या फिर पीसी या फिर प्लास्टोसियानिन, ठीक है। तो ये था आपका पूरी वो साइकिल वही चल रही थी। हमें मेनली जो कीमो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस में क्या करना है, हमें केवल एटीपी का सिंथेसिस करना है, यानी हमें एटीपी बनाना है बस, और कुछ नहीं करना। देखो जरा कैसे बनेगा, इधर देखो, सबसे पहले क्या होगा कि फोटो सिस्टम सेकंड से जब हम साइटोक्रोम बी एंड एफ में जा रहे होंगे
तो उसके बीच में एक इलेक्ट्रॉन जो है वो स्ट्रोमा, यानी ये है आपकी थैलेकोइड मेम्ब्रेन, थैलेकोइड मेम्ब्रेन के स्ट्रोमा में क्या आ जाएगा, एक H+ आ जाएगा। मैं लिख देती हूँ, ये है आपकी थैलेकोइड मेम्ब्रेन, ठीक है। और ये जो है आपका बीच बीच का, ये क्या है, स्ट्रोमा। बता चुकी हूँ ऑलरेडी क्या है स्ट्रोमा। तो जब फोटो सिस्टम सेकंड से साइटोक्रोम बी में यानी ईटीएस में जब आपका इलेक्ट्रॉन जाता है, तब एक जो H+ है वो आ जाता है आपका स्ट्रोमा के अंदर, किसके थ्रू, प्लास्टिक क्विनॉन के थ्रू, ठीक है। तो ये आ गया स्ट्रोमा में। तो आपका प्रोटोन आयन हमें मेनली क्या करते हैं, यहाँ पे ना बहुत सारे प्रोटोन आयन एक्यूमुलेटेड हो जाते हैं, तो बस हमें पता ये करना है कि इतने सारे प्रोटोन आयन स्ट्रोमा में कैसे आ गए। तो सबसे पहले कहां से आ रहा है, एक ऑलरेडी क्या होता है, जब फोटो सिस्टम सेकंड से साइटोक्रोम में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर होता है, जब एक प्रोटॉन जो है वो स्ट्रोमा में आ जाता है, पहला। दूसरा रास्ता क्या है इस प्रोटॉन के इतने सारे प्रोटॉन इकट्ठे होने का, H2O। मैंने आप लोगों को बताया था कि फोटो सिस्टम सेकंड में क्या होता है, वाटर की स्प्लिटिंग होती है, वाटर की स्प्लिटिंग हुई और क्या निकला, एक O2 और प्रोटोन आयन, मैंने वहां भी बताया था, ठीक है। क्या निकलता है, H+ निकलता है, तो वो वाला H+ भी स्ट्रोमा में आ गया। अब देखो, जब फोटो सिस्टम फर्स्ट में हम लोग जाते हैं, तो जो इलेक्ट्रॉन जाता है NADPH के फोटो सिस्टम के पास, तो NADPH कन्वर्ट हो जाता है किसमें, NADP+ में। तो वहां पे भी क्या हो रहा है, एक प्रोटॉन रिलीज हो रहा है, इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है, इलेक्ट्रॉन अल्टीमेटली क्या बनेगा, प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की मात्रा में जो सेम होती है, तो एक प्रोटॉन वहां भी रिलीज हो रहा है, तो वो वाला प्रोटीन भी इधर आ गया। अब इधर से प्रोटॉन आ रहा है, उधर से प्रोटॉन आ रहा है, इधर से प्रोटॉन आ रहा है, और सारे कहां जाके एक्यूमुलेट हो जाते हैं, स्ट्रोमा में एक्यूमुलेटेड हो जाते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, ये H+ क्या करेंगे, ये यहाँ पर जाएंगे, ये आपके होते हैं, मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगी भी और अच्छे से, लेकिन फिर एक ओवरव्यू दे देती हूँ। ये होते हैं आपके F0, ये होते हैं आपके F1। यहाँ पर क्या होता है, आपका मेनली प्रोटॉन आया और इधर से पास करा और एटीपी को कन्वर्ट कर देता है एटीपी में, ठीक है। ये यहाँ पर आपका पूरा प्रोसेस होता है एटीपी सिंथेसिस। कीमो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस में मेनली क्या करना होता है, हमें एटीपी बनाना होता है, ठीक है। तो बहुत सारे प्रोटॉन्स आ गए, प्रोटॉन्स यहाँ से पास करते हुए हमें क्या बना दिया, एटीपी को एटीपी में कन्वर्ट कर दिया। अब जो इतने हिस्से में क्या हो रहा है, ये मैं आप लोगों को भी अलग से बताती हूँ कि आखिरकार ये प्रोटॉन इसको इसमें कन्वर्ट कैसे कर रहे हैं, ये F0 क्या है, ये F1 क्या है, और इसमें क्या क्या हो रहा है, ठीक है। तो देखिए जरा नेक्स्ट स्लाइड। नाम हमने इसका कीमो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस क्यों रखा है, क्योंकि इसमें बहुत सारी केमिकल्स का यूज हो रहा है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो कितने सारे केमिकल्स यहाँ पर यूज हो रहे हैं, इसकी वजह से हमने बोला है कीमो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। अब जरा इस वाले पोर्शन को डिटेल में देखते हैं। तो देखिए जरा, ये वही वाला पोर्शन है जो अभी मैंने आप लोगों को पूरा कीमो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस बताया था, उसी का जो नीचे वाला पोर्शन अभी आप लोगों को बता रही थी वही है, बस मैंने एक्सेस माध्यम में जूम कर लिया, ठीक है। देखो मेम्ब्रेन्स जा रही है और यहाँ पर ये मेम्ब्रेन्स। अब देखो जरा सुनो ध्यान से, ये आपके यहाँ पे दो चैनल्स होते हैं, ठीक है। एक चैनल्स में आपका होता है F0, क्या है इसके बारे में पहले पढ़ लेते हैं। एम्बेडेड इन थैलेकोइड मेम्ब्रेन कैरीज डिफ्यूजन ऑफ द प्रोटॉन, क्योंकि एक बात बताओ, ये क्या था, इसके ऊपर क्या था, सारा स्ट्रोमा था इसके ऊपर, और यहीं से H+ यानी जो आपके प्रोटॉन थे वो आ रहे थे, नहीं आ रहे थे। जो प्रोटॉन एक इसमें एंटर कर गया, ठीक है, H+ इसमें आ गया, ये एम्बेडेड होता है थैले। इस बात को ध्यान रखो, मैं फिजूल में ही मैंने ये सब नहीं लिखा है, ये इस पे क्वेश्चंस बनते हैं कि जो F0 है वो एम्बेडेड होता है थैलेकोइड मेम्ब्रेन में, आप लोग जिसे देख सकते हो एक तरह से एम्बेडेड है थैलेकोइड मेम्ब्रेन में, एंड कैरीज डिफ्यूजन ऑफ प्रोटॉन, क्या करता है, डिफ्यूजन कराता है प्रोटॉन का स्ट्रोमा से बाहर को, ठीक है। तो यहां से प्रोटॉन आया और उसने यहाँ पर इसको भेज दिया। और जो F1 होता है वो आउटर सरफेस पे, यानी मेम्ब्रेन की, थैलेकोइड मेम्ब्रेन की आउटर सरफेस पर प्रेजेंट होता है, और करवाता क्या है, ये एडीपी को एटीपी में कन्वर्ट कराता है, यानी एटीपी सिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो F1 करवाता है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, प्रोटॉन स्ट्रोमा से आया F0 के थ्रू, F0 ने इसको अपना काम करा, F0 ने उसको भेज दिया, F0 ने भेज दिया भैया। अब F1 क्या करता है, एटीपी सिंथेसिस करवाता है, यानी एटीपी का फॉर्मेशन करवाता है। तो आउटर सरफेस पे प्रेजेंट होता है थैलेकोइड मेम्ब्रेन के, इसको भी ध्यान रखो। इसने क्या करा, प्रोटॉन को इसके पास भेज दिया और एटीपी कन्वर्ट हो गया किसमें, एटीपी में कन्वर्ट हो गया। तो यही था आपका पूरा कीमो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। होप आप लोगों को समझ में आएगा, मैंने काफी इजीली पूरा डायग्राम बना के आप लोगों को समझाया है। फिर से बोलूंगी, अगर आपको थ्योरी के साथ चाहिए तो आप लोग कमेंट कर दीजिए, उसके लिए एक दूसरा लेक्चर आएगा जिसमें पूरा विस्तार से आप लोग को बताऊंगी, क्योंकि आप लोग एग्जाम्स नजदीक है, बोर्ड एग्जाम्स नजदीक है, नीट एग्जाम नजदीक है, इसलिए मैं आज की डेट में वन शॉट्स निकाल रही हूँ। एंड जो मेरे पास डाउट आया था वो वन शॉट को लेकर ही आया था, इस वजह से मैंने ये वीडियो जो है वो वन शॉट में बनाई है। बाकी आप लोगों को थ्योरी के साथ चाहिए या फिर इसके नोट्स चाहिए, तो बड़े सुंदर और प्यारे नोट्स मैंने इस चैप्टर के बना रखे हैं, आप लोग मेरे को कमेंट कर सकते हैं। बायोलॉजी डाउट डिस्ट्रिक्ट के नाम से मेरा चैनल है टेलीग्राम पर, वहां पर आप लोगों को मेरे नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। अभी के लिए इतना ही था ये पूरा कीमो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। अब चलते हैं जरा नेक्स्ट टॉपिक पे। आ चुके हैं फिर से एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो जरा, कैल्विन पाथवे पे आ चुके हैं, लेकिन ये वाकई में
इंपोर्टेंट बोलोगे, ये चैप्टर का एक्चुअली मेन टॉपिक है जिसमें से क्वेश्चंस की जो वेटेज है वो सबसे ज्यादा रहता है, यानी सबसे ज्यादा क्वेश्चंस जो है वो इन्हीं टॉपिक में से यानी केल्विन पाथवे में से ही बनते हैं। ठीक है, देखते हैं जरा। सबसे पहले आप लोगों को पता है दो पाथवे होते हैं, तो पढ़ी रखा होगा, लेकिन मैं बता देती हूँ। दो पाथवे होते हैं, C3 पाथवे एंड C4 पाथवे। क्या होते हैं ये, इन सब में क्या होता है वो सब जानते हैं। बात करते हैं सबसे पहले C3 पाथवे की। देखो जरा क्या होता है। When the first fixation product was the 3 carbon acid known as C3 pathway, यानी जो फर्स्ट फिक्सेशन प्रोडक्ट, जो अल्टीमेटली जो प्रोडक्ट निकल कर आता है, अगर वो थ्री कार्बन का है तो वो क्या हो जाएगा, हमारा C3 पाथवे हो जाएगा। प्रोडक्ट आखिर है क्या, वो 3 कार्बन का 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। यही वो प्रोडक्ट है जो कि कितने कार्बन का है, 3 कार्बन का है, जिसकी वजह से हमने इसको नाम दिया है C3 पाथवे। अगर प्रोडक्ट 4 कार्बन का होता तो C4 पाथवे, लेकिन अभी C3 पे बात करते हैं। प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ CO2, C3 पाथवे का जो प्राइमरी एक्सेप्टर है CO2 का, वो हमारा होता है 5 कार्बन कीटो शुगर, यानी 5 कार्बन का होता है, जिसका नाम है राइबुलोज बाइफॉस्फेट, जिसे हम शॉर्ट में RUBP भी बोलते हैं, राइबुलोज बाइफॉस्फेट। अब जरा एनसीईआरटी में पहले समझ में आ गया, प्राइमरी एक्सेप्टर होता है आपका C3 पाथवे का, जो प्राइमरी एक्सेप्टर होता है CO2 का, वो होता है आपका 5 कार्बन कीटो शुगर, यानी 5 कार्बन की कीटो शुगर होती है, जिसका नाम है राइबुलोज बाइफॉस्फेट या फिर RUBP। अब एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, एंड सही भी एक तरह से लिखा हुआ है, कि उसमें बोला एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने सोचा कि जो प्राइमरी एक्सेप्टर है वो होना चाहिए यहाँ पर 2 कार्बन का। बात भी सही है, कैसे? अगर वो एक्सेप्टर 2 कार्बन का होगा और एक CO2 ले रहा है, यानी एक कार्बन वो और अपने अंदर ऐड कर ले रहा है, तो अल्टीमेटली 3 कार्बन का प्रोडक्ट आपके सामने बन के निकल आता। यही होना चाहिए था, जाहिर सी बात है, प्राइमरी एक्सेप्टर जो था वो आपका 2 कार्बन का होना चाहिए था, लेकिन वो 5 कार्बन का है। साइंटिस्ट भी इस बात से हैरान थे और हम भी अभी तक हैरान ही है कि ये 5 कार्बन का ही है। कैसे फिर 3 कार्बन का प्रोडक्ट निकला, ये तो अभी हम आगे पढ़ेंगे। तो याद रखो, C3 पाथवे में जो प्राइमरी एक्सेप्टर होता है CO2 का, कौन होता है, वो 5 कार्बन का राइबुलोज बाइफॉस्फेट, और जो उसका फर्स्ट फिक्सेशन प्रोडक्ट होता है वो होता है आपका 3 कार्बन का 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं जरा। अब आ चुके हैं C3 पाथवे, इसको पूरा अंदर तक पढ़ते हैं। इन्वॉल्व्स 3 स्टेप, इसमें आपके 3 स्टेप्स होते हैं, एक एक करके तीनों स्टेप्स को पढ़ते हैं फटाफट से। पहला स्टेप आपका होने वाला है कार्बोक्सिलेशन, बाकी दूसरा होता है आपका रिडक्शन एंड तीसरा होता है आपका रीजनरेशन। पहले बात करते हैं कार्बोक्सिलेशन की। इन दिस प्रोसेस CO2 इज यूटिलाइज्ड फॉर कार्बोक्सिलेशन ऑफ RUBP, यानी सिंपली इसमें क्या हो रहा है कि CO2 को यूटिलाइज करा जा रहा है कार्बोक्सिलेशन करने के लिए, किसके, RUBP के कार्बोक्सिलेशन के लिए हमें CO2 का, यहाँ पर CO2 का यूटिलाइजेशन हो रहा है। ठीक है, कुछ नहीं हो रहा है इस प्रोसेस में, CO2 को यूटिलाइज कर जाता है ताकि हम RUBP की क्या कर सकें, कार्बोक्सिलेशन कर सकें। सेकंड देखो, कैटलाइज्ड बाय एंजाइम RUBP कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, ये काम कर कौन रहा है, कौन सा एंजाइम कर रहा है, ये ध्यान में रखना है। ये एंजाइम पूछा जाता है कि C3 पाथवे में कौन सा एंजाइम यूज होता है, तो वो है आपका RUBP कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, जिसको आप रिबिस्को भी बोलते हो। क्यों? बिकॉज ऑल्सो डूइंग एन ऑक्सीजनेशन एक्टिविटी, क्योंकि कार्बोक्सिलेशन भी करवा रहा है और ऑक्सीजनेशन भी करवा रहा है, तो उसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोल देते हैं रिबिस्को। क्योंकि देखो RUBP और C यानी कार्बोक्सिलेशन, O यानी ऑक्सीजनेशन, तो हम उसको अल्टीमेटली रिबिस्को बोल देते हैं। ठीक है, results in the formation of 2 molecules of 3 phosphoglyceric acid, जो कि क्या बना देता है, 2 मॉलिक्यूल्स किसके, 3 phosphoglyceric acid के, जो कि हमारा अल्टीमेटली 3 कार्बन का जो कंपाउंड निकल के आता है। तो उसमें आपको याद क्या क्या चीजें रखनी है। पहली चीज कि इसका जो प्राइमरी एक्सेप्टर कंपाउंड होता है वो आपको 5 कार्बन का होता है, कौन सा, RUBP राइबुलोज बाइफॉस्फेट। ठीक है, और इसमें सेकंड चीज क्या याद रखनी है कि जो एंजाइम है वो एंजाइम कौन सा होता है, उसमें रिबिस्को एंजाइम, जिसको आप RUBP कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज भी बोलते हो। तीसरी चीज क्या याद रखनी है कि इसका अल्टीमेटली जो प्रोडक्ट है वो कितने कार्बन का होता है, 3 कार्बन का होता है, और क्या होता है, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड होता है। ठीक है, अब जरा बात करते हैं इसके सेकंड स्टेप की, विच इज रिडक्शन। सेकंड हमारी स्टेप होने वाली है रिडक्शन। देखो जरा, दिस स्टेप इन्वॉल्व्स यूटिलाइजेशन ऑफ 3 मॉलिक्यूल ऑफ ATP एंड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADPH फॉर रिडक्शन पर CO2, यानी ये जो रिडक्शन वाली जो स्टेप है इसमें मेनली क्या करती है, अगर हमें क्या चाहिए था RUBP के, हम कार्बोक्सिलेशन, पहली स्टेप में हम क्या करवा रहे थे, कार्बोक्सिलेशन करवा रहे थे RUBP का, जिसके लिए हम क्या यूटिलाइज कर रहे थे, CO2। अब जब वो CO2 कहेगी कि मैं तो जा रही हूँ, मैं तो ATP और NADPH भी चाहिए मुझे तो कुछ अपने साथ में, तो जब वो CO2, एक CO2 जब जाएगा तो एक CO2 के साथ में 3 ATP और 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADPH भी जाएंगे। ठीक है, पर CO2, ठीक है, एक CO2 के लिए। एंड फॉर 1 मोलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, जब हमें अल्टीमेटली ग्लूकोज बनाना है, ग्लूकोज में कितने मॉलिक्यूल्स, कितने कार्बन होते हैं, 6 कार्बन होते हैं। ठीक है,
साइकिल विल टेक 6 टर्न्स फॉर 6 कार्बन, क्योंकि ग्लूकोज में 6 कार्बन होते हैं, तो जब 1 CO2 के लिए 3 एटीपी, ये सब छोड़ो, चलो आप, एक CO2 है, 6 CO2 मिलकर बनाएगी एक ग्लूकोज, ठीक है। तो 6 कार्बन के लिए हमें वो साइकिल 6 बार रिपीट करनी पड़ेगी। यानी आप समझो बात को, एक CO2 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी के लेके जा रहा है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADPH के लेके जा रहा है, हमें बनाना है ग्लूकोज। ग्लूकोज में होते हैं 6 कार्बन, यानी जब 6 बार CO2 जाएगी तब जाके एक ग्लूकोज बन पाएगा। यानी जो पूरी साइकिल है कितनी बार चलेगी, 6 बार चलेगी। तो ये इसमें ऐसे ही लिखा हुआ है, एंड फॉर 1 मोलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज साइकिल विल टेक 6 टर्न्स, क्योंकि 6 कार्बन होते हैं किसमें, ग्लूकोज में। अब आप बात करते हैं इसकी लास्ट स्टेप की, विच इज रीजनरेशन। थर्ड स्टेप इज रीजनरेशन। This step requires 1 ATP for phosphorylation to form RUBP। इस स्टेप में कुछ नहीं होता ज्यादातर, ये स्टेप क्या करती है, एक ATP लेती है किसके लिए, RUBP को फॉर्म करने के लिए, ऐसा उसमें कुछ खास नहीं है। अब जरा मैं जो नेक्स्ट बात करने वाली हूँ उसमें मैं कैलकुलेशंस करूंगी, जैसे कि आपके एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है ATP और NADPH की, इस प्रोसेस में कितने ATP टोटल यूज हो रहे हैं और कितने NADPH, क्योंकि मैंने आप लोग क्या बताया, पर CO2 3 ATP लेकर जा रहा है, 2 NADPH लेके जा रहा है, उसमें भी 6 कार्बन का ग्लूकोज बनाना है, 6 बार साइकिल चलेगी, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो पूरी कैलकुलेशन मैं आप लोगों को समझाती हूँ कि जो कैलकुलेशन है इस पूरे प्रोसेस में कितनी होगी, कितने हमारे ATP बनेंगे, कितने ग्लूकोज बनेंगे, कितने NADPH हमारे बनेंगे या खर्च होंगे, ठीक है। तो बात करते हैं उस कैलकुलेशन की। इस तरह की कुछ कैलकुलेशंस आपको एनसीईआरटी में दी हुई है, क्या है, कैसे आया 18 ATP, कैसे आई 12 NADPH, क्या हो रहा है, सब कुछ मैं आप लोग को बताती हूँ, अभी ध्यान से सुनना बस। हम लोग, मैंने भी आपको क्या बताया था कि पर CO2 3 हमारे, वो सब छोड़ो, भी पहले इसमें देखो कि 6 CO2 1 ग्लूकोज, इतना तो समझ में आ रहा है ना कि 6 कार्बन जब मिल जाएंगे, CO2 एक कार्बन को लेकर आ रही है, एक CO2 एक कार्बन को, जब 6 कार्बन मिल जाएंगे तो क्या बना देगा, 1 ग्लूकोज बना देगा। 18 ATP ही जाएंगे, 18 ADP निकल कर आएंगे, 18 NADPH जाएंगे, 12 NADPH जाएंगे और 12 NADP निकल के आएंगे। अब ये 18 और 12 कैसे आए वो मैं आप लोगों को समझाने वाली हूँ। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि 6 टर्न्स होंगे साइकिल के, ठीक है, कितने टर्न्स होंगे, 6 टर्न, जो कि क्या बनाएगा, 1 ग्लूकोज बनाएगा। अब हम लोगों ने देखा कि पर CO2 यानी एक CO2 के लिए 3 तो ATP लग रहे थे और 2 NADPH लग रहे थे, ठीक है। पर CO2 के लिए मैंने पहले भी बताया 3 ATP और 2 NADPH के मॉलिक्यूल्स लग रहे थे। अब क्योंकि साइकिल की कितने बार, जो हमारी साइकिल है वो कितने बार टर्न लेने वाली है, 6 बार लेने वाली है, तो बस क्या करना है, हमें 6 से इंटू कर दो भाई इसे। एक CO2 3 ATP 2 NADPH लेके जा रही है, हमें चाहिए टोटल 6 CO2, तब जाके हमारा एक ग्लूकोज बन पाएगा। एक ग्लूकोज किससे बनेगा, 6 CO2 से बनेगा, यानी पूरी जो साइकिल है उसको हमें 6 बार रन करवाना पड़ेगा, तो करवा दो 6 बार रन। 3 6 18 ATP हो गए हमारे पास और 2 6 12 NADPH हो गए। अब यही कन्वर्ट करके क्या बना देगा, ADP, और ये कन्वर्ट करके क्या बना देगा, NADP। ये रही आपका पूरी कैलकुलेशन। क्या था इस कैलकुलेशन में, ऐसा यही है आपका पूरा, कुछ नहीं है। C3 पाथवे में पूरा C3 पाथवे यहीं पर आके आपका कंप्लीट हो रहा है। अब फटाफट से इसी तरीके से फटाफट से तेजी के साथ C4 पाथवे भी हम लोग कर लेते हैं। तो अब पहुंच चुके हैं C4 पाथवे पे। पहला पॉइंट क्या है इसका, C4 plants have a special type of anatomy, they response to higher light conditions। सबसे पहले यहाँ पर C4 plants क्यों बोला गया है, जिन प्लांट्स में C4 पाथवे चलेगा वो आपके C4 प्लांट्स हो गए, एंड जिन प्लांट्स में C3 पाथवे चलेगा वो आपके C3 प्लांट्स हो गए। तो C4 प्लांट्स हैव अ स्पेशल टाइप ऑफ एनाटॉमी। C4 प्लांट्स में स्पेशल टाइप ऑफ एनाटॉमी होती है, क्या, देखो जरा, दे रेस्पॉन्स टू हाईलाइट कंडीशंस, हाईलाइट इंटेंसिटीज, यानी ये हाईलाइट यानी सनलाइट जो आपकी आती है वो अगर हाई इंटेंसिटी पर आ रही है तो वो हो गई आपकी हाईलाइट इंटेंसिटी, एंड टॉलरेट हाई टेम्परेचर, क्योंकि जब सनलाइट तेज आ रही है यानी हाई इंटेंसिटी पर आ रही है, दैट्स मीन जो टेम्परेचर है वो भी क्या होगा, हाई होगा। तो जो C4 प्लांट्स है वो टॉलरेट कर सकते हैं हाई टेम्परेचर को और हाईलाइट इंटेंसिटीज को, बट C3 प्लांट ऐसा नहीं करते, वो लोअर टेम्परेचर और लो लाइट इंटेंसिटी को ही झेल पाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो जरा, लैक प्रोसेस कॉल्ड फोटो रेस्पिरेशन, और C4 प्लांट में एक प्रोसेस नहीं होता, वो है फोटो रेस्पिरेशन, लेकिन वो C3 प्लांट्स में होता है। फोटो रेस्पिरेशन क्या है ये मैं भी आपको आगे बताऊंगी, डोंट वरी, पूरा टॉपिक है इसका अलग से फोटो रेस्पिरेशन का, वो मैं आप लोगों को आगे बताऊंगी। इसके नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अगर आप लोगों को वर्ड्स ज्यादा छोटे छोटे दिख रहे हैं तो आप लोग जूम करके भी लिख सकते हो, यूट्यूब पर जूम का भी ऑप्शन होता है, ठीक है। देखो जरा, वैसे मैं आप लोग को डिक्टेट करके बता रही हूँ तो आप लोग को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। Cells around the vascular bundle of the C4 plants called the bundle sheath cells, यानी C4 प्लांट्स के जो वस्कुलर बंडल्स हैं उनके अराउंड कुछ सेल्स होते हैं जिन्हें हमने बोला है बंडल शेथ सेल्स, जो कि एक लेयर बना देते हैं,
क्योंकि वस्कुलर बंडल भी आपने देखा होगा मोस्टली आपको किसके पास मिलता है, स्टोमेटा के पास। तो उसी के अराउंड कुछ सेल्स होते हैं, कुछ वो सेल्स मिलकर कुछ लेयर्स बना लेते हैं, वो सेल्स होते हैं आपके बंडल शेथ सेल्स एंड सच एनाटॉमी कॉल्ड द क्रेन्स एनाटॉमी। तो ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो क्रेन्स एनाटॉमी है वो आपको किस प्लांट में देखने के लिए मिलती है। तो आपका आंसर है C4 प्लांट्स में। ठीक है, C3 मत लगा कर आ जाना, C4 प्लांट्स में मिलती है आपको क्रेन्स एनाटॉमी देखने के लिए। ठीक है, तो क्या बता रहा है कि इसी टाइप की एनाटॉमी को हम क्या बोलते हैं, क्रेन्स एनाटॉमी। एनाटॉमी से आप लोग क्या समझते हो, हमारी ह्यूमन एनाटॉमी आप लोग पढ़ते हो जिसमें आपकी स्केलेटल मसल्स वगैरह आ जाती हैं, यानी बेसिकली कहते हो आपका पूरा बॉडी स्ट्रक्चर जिसमें डिफाइन करा जाता है वो होती है आपकी एनाटॉमी। ठीक है, तो यहाँ पर प्लांट्स की एनाटॉमी की बात करी जा रही है। तो C4 प्लांट्स में क्या देखी जाती है, क्रेन्स एनाटॉमी, जिसका रीजन क्या है कि वस्कुलर बंडल के अराउंड कुछ सेल्स मिलती है जिसे बोलते हैं बंडल शेप सेल्स, जो कि कुछ लेयर्स बना लेती है, लेकिन ये काम C3 में नहीं हो रहा। नेक्स्ट पॉइंट देखो, several layers of bundle shaped cell having a large number of chloroplast and thick walls to gaseous exchange and the number of intercellular spaces। यानी मैंने आप लोगों को जैसे बताया बंडल शेप सेल जो है वो कुछ लेयर्स बना लेती हैं, उन्हीं में लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट होता है। ऑल्सो क्या होता है, थिक वॉल्स होती हैं जो कि किसमें हेल्प करती हैं, गैसियस एक्सचेंज में। CO2 NO2 कहाँ होता है, सब स्टोमेटा के, ये तो भाई कब से पढ़ते हुए आ रहे हो कि प्लांट में गैसेस एक्सचेंज कहाँ होता है, स्टोमेटा में। स्टोमेटा के अंदर का ही कुछ स्ट्रक्चर यहाँ पर डिफाइन कर दिया गया है। तो वहां पर क्या होती है, थिक वॉल्स होती हैं जिसमें गैसियस एक्सचेंज आप लोगों को देखने मिलेगा। एंड द नंबर ऑफ इंटरसेल्युलर स्पेसेस, एंड कुछ नंबर ऑफ इंटरसेल्युलर स्पेसेस भी देखने को मिलते हैं। तो ये पॉइंट में से ये वाला पॉइंट कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है बट ये वाला कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बता दी जा रही हूँ हम लोग को साथ में, जिस पर आपको फोकस करना है नीट में कहां से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, दो पॉइंट जो है देन मूव अप करते हैं इनके C4 प्लांट्स के जो रियल प्रोसेस है, C4 पाथवे के जो रियल प्रोसेस है उस पर मूव ऑन करते हैं। पहले दो पॉइंट्स देख लीजिए। C4 प्लांट के यहाँ पर एग्जाम्पल बताए गए हैं, कौन कौन से हैं, शुगर केन, मेज एंड सॉर्गम, जिसे आप SMS करके भी याद कर सकते हो। SMS, जब उनका SMS आता है ना तो एक अलग सी खुशी हो जाती सॉरी। ठीक है, देखो शुगर केन, मेज और सॉर्गम। ठीक है, 3 इसके एग्जाम्पल है, याद करने आप लोगों को। ये मत सोचो कि एग्जाम्पल तो कहीं नहीं आते, एनटीए वालों को तो पता नहीं एग्जाम्पल से कुछ ज्यादा प्यार हो गया, वो एग्जाम्पल्स ही आजकल उठा के दे रहे हैं। एनिमल किंगडम में से भी वो एग्जाम्पल ही उठा के दे देते हैं। ठीक है, तो देखो जरा, शुगर केन, मेज और सॉर्गम 3 एग्जाम्पल्स है किसके, C4 प्लांट्स के, जिसे आप एक ट्रिक से याद कर सकते हो, SMS उनका नहीं इनका। ठीक है, दिस पाथवे हैज बीन नेम्ड हैच एंड सेलेक्ट पाथवे। ये तो इतनी बार क्वेश्चन आ चुका है, इस पॉइंट पर बहुत बार आ चुका है क्वेश्चन, शायद 2023 में भी लास्ट टाइम क्वेश्चन आया था कि जो C4 पाथवे है, इस पाथवे को और क्या नाम दिया गया है, हैच एंड सेलेक्ट पाथवे, क्योंकि साइंटिस्ट थे जिन्होंने इन्हें फाइंड किया था, दैट्स व्हाई उन्होंने अपने नाम, सब लोग अपने नाम पे ही रख देते हैं। तो हैच एंड सेलेक्ट पाथवे याद रखना, C4 पाथवे को जो है उसको बोलते हैं हैच एंड सेलेक्ट पाथवे। C3 पाथवे की यहाँ कोई बात नहीं हो रही है। ठीक है, अब फटाफट से मूव ऑन कर जाते हैं C4 पाथवे के मेन प्रोसेस पे। देखो जरा, एज यूजुअल लेसन में C3 में करा था वैसे C4 पाथवे में भी करेंगे। इनके प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर और एंजाइम के बारे में बात करेंगे कि इस प्रोसेस का प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर कौन है और एंजाइम कौन है जो कि फिक्सेशन में हेल्प कर रहा है, फिक्सेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो इसका प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर कौन है, फॉस्फोइनोल पायरुवेट। ये आपको लर्न करने पड़ेंगे एंड डेफिनेटली करने पड़ेंगे क्योंकि इस पे हजार से लाखों बार क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, क्या है ये, फॉस्फोइनोल पायरुवेट, जिसको आप स्मॉल में PEP भी बोल सकते हो, क्योंकि P से हो गया फॉस्फो, इनोल से हो गया E एंड पायरुवेट इज P, तो PEP यानी पैप भी आप इसको बोल सकते हो। एंजाइम कौन सा रिस्पॉन्सिबल है फिक्सेशन के लिए, PEP यानी वही फॉस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज, क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करते हैं, दैट्स मींस आगे हम कार्बोक्सिलेज लगा देते हैं। ठीक है, कैसा कंपाउंड है ये, 3 कार्बन कंपाउंड है। 3 कार्बन कंपाउंड होंगे तभी तो वो एक कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे एंड क्या बना देंगे अल्टीमेटली 4 कार्बन कंपाउंड, इसलिए तो क्या है वो C4 पाथवे। ठीक है भाई, 4 कार्बन कंपाउंड बन रहा है अल्टीमेटली, तो वही है C3 पाथवे। C3 पाथवे में प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर कौन था, याद करो, RUBP, एंड एंजाइम कौन था उसके लिए, रुबिस्को था। तो सेम यहाँ पर कौन है, प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर C4 पाथवे का फॉस्फोइनोल पायरुवेट यानी पैप है, और एंजाइम है आपका पैप कार्बोक्सिलेज। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए जरा, अब यहां से थोड़ा सा फोकस्ड रहना क्योंकि मेन प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट देखते हैं इसका, मेसोफिल सेल्स लैक रुबिस्को एंजाइम। ये भी एक याद करने वाला पॉइंट है, इसको जरा माइंड में रखो कि मेसोफिल सेल किसके, C4 प्लांट्स के मेसोफिल सेल में क्या नहीं होता है, रुबिस्को एंजाइम नहीं होता है, क्योंकि वो तो C3 में होता है, इसमें क्यों होगा, इसका कौन सा होता है। लेकिन एक चीज याद रखो कि मेसोफिल सेल्स में नहीं होता है, अभी आगे जो पढ़ोगे ना वहां आप लोग कंफर्म करूंगी, बट अभी इतना माइंड में रखो
कि मीजोफिल सेल्स में नहीं होता है क्या, रुबिस्को एंजाइम। नेक्स्ट पॉइंट देखो जरा, द C4 एसिड OAA यानी ऑक्सैलो एसिटिक एसिड इज फॉर्म्ड इन द मीजोफिल सेल। अब देखो मेनली आपका प्रोसेस जो है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। देखो जरा, C4 एसिड यानी C4 एसिड, C4 क्यों बोला जा रहा है, चार कार्बन सिंपली, ठीक है, चार कार्बन यानी C4 एसिड फॉर्म हो रहा है, OAA यानी ऑक्सैलो एसिटिक एसिड इज फॉर्म्ड इन द मीजोफिल सेल। कहाँ फॉर्म हो रहा है, मीजोफिल सेल में। इसको अभी से दिमाग में रख के चलो। अगर आपको डायग्राम दिया फिर मैं डायग्राम के थ्रू भी पूरा समझाऊंगी, डोंट वरी। तो अभी दिमाग में रख के चलो, अभी थ्योरी करवा रही हूँ, देन डायग्राम के थ्रू समझाऊंगी और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ऑक्सैलो एसिटिक एसिड जो है वो कहाँ फॉर्म हो रहा है आपका, मीजोफिल सेल्स में। then forms other four compounds like malic acid और aspartic acid in the mesophyll itself। अब जो ये ऑक्सैलो एसिटिक एसिड्स हैं ये वहां जाकर और भी चार चार कार्बन के कंपाउंड्स बना लेंगे, जैसे कि मैलिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड, ठीक है। क्योंकि देखो आप भी कहीं जाते हो, कहीं पार्टी में जा रहे हो, कहीं घूमने जा रहे हो, आपको हर जगह अपने फ्रेंड्स चाहिए, मैं अकेला नहीं जाऊंगा, हेलो भाई चल रहा है क्या, हेलो बहन चल रही है क्या, तो आप लोग का भी यही रहता है। तो ये भाई सब भी कुछ ऐसे है कि मैं अकेले नहीं जा रहा, ये क्या कर लेते हैं मीजोफिल सेल्स में और चार कार्बन के कंपाउंड बना लेते हैं, जैसे मैलिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड। आगे देखो जरा, नेक्स्ट पॉइंट देखो जरा, C4 एसिड ब्रेक डाउन टू रिलीज CO2 एंड 3 कार्बन कंपाउंड्स। जैसे कि वहां पर अब चार कार्बन के एसिड इतने सारे पड़े हुए हैं, तो वो ब्रेक कर जाते हैं, बना देते हैं एक CO2 और 3 कार्बन कंपाउंड। चार में से एक माइनस करोगे तो कितने बचेगा, 3 बचेगा। तो वो 3 कार्बन कंपाउंड एक सेपरेट बना देते हैं और उस चार में से एक CO2 निकाल लेते हैं और 3 कार्बन कंपाउंड आपके अलग हो जाते हैं, ठीक है। ये चार था, ये CO2 अलग निकल गई और 3 कार्बन कंपाउंड अपना अलग निकल गया। अब जो 3 कार्बन कंपाउंड है वो ट्रांसफर कर दिया जाता है बैक टू मीजोफिल, यानी जो 3 कार्बन का जो कंपाउंड उन्होंने बनाया था वो दोबारा से कहता है जाओ भैया तुम मीजोफिल में जाओ। क्यों, टू कन्वर्ट अगेन इन पैप। पैप क्या है, पैप क्या है यहाँ पर, प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर है यहाँ पर पैप। तो पैप क्या कर लेता है अपना, उसको दोबारा से भेज देता, तुम जाओ तुम्हारे पास दोबारा CO2 आने वाला, जाके उसको पकड़ के बैठना जरा, फिर वो दोबारा से एसिड बन जाएगा, फिर ब्रेक डाउन हो जाएगा, फिर वो उसमें चला जाएगा, फिर वो प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर है भैया, CO2 सबसे पहले कौन लेगा, वही लेगा, फिर से CO2 आएगा, फिर वो चार कार्बन का एसिड बन जाएगा, आगे जाके तो फिर से ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो ये साइकिल चलती रहेगी C4 में, ठीक है। तो उसको भेज दिया जाता है दोबारा मीजोफिल में, तुम जाओ जाकर दोबारा से पैप बन जाओ, क्योंकि पैप हमारे यहाँ पर क्या था, 3 कार्बन कंपाउंड फॉस्फोइनोल पायरुवेट। देन CO2 का क्या होता है, फिर CO2 रिलीज्ड इन बंडल शेथ सेल। अब जो CO2 है वो जाकर बंडल शेथ सेल में जाकर रिलीज हो जाती है एंड एंटर्स द C3 पाथवे, एंटर कर जाती है C3 पाथवे में। क्यों, सुनो सुनो सुनो, बंडल सेल शेथ रिच इन एंजाइम रुबिस्को। अब समझ में आया, जो CO2 है वो चली जाती है बंडल आगे को कंटिन्यू हो जाती है, वो बंडल शेथ सेल में चली जाती है, कहां से, मीजोफिल से, और वहां पर जाके एंटर कर जाती है C3 पाथवे में। क्यों, क्योंकि बंडल शेथ सेल के पास सबसे ज्यादा क्या है, रुबिस्को एंजाइम है, और मैंने अभी किस में बताया था, C3 पाथवे में बताया था ना, एंजाइम रिच इन C3 पाथवे में एंजाइम कौन सा होता है, रुबिस्को होता है। इसमें कौन सा एंजाइम होता है, इसमें तो पैप कार्बोक्सिलेज होता है एंजाइम, यानी बंडल शेथ में वो एंजाइम है ही नहीं है। तो C4 पाथवे यहाँ पर कैसे कंटिन्यू हो जाएगी, यहाँ पर चलेगी आपकी C3 पाथवे, ठीक है। जिसमें क्यों चलेगी, क्योंकि वो क्योंकि बंडल शेथ सेल में जो है क्या है एंजाइम, रुबिस्को एंजाइम है, जो कि C3 पाथवे में मैंने आप लोगों को बताया था। तो जो CO2 है वो बंडल शेथ सेल में चला जाएगा और एंटर कर जाएगा C3 पाथवे में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, चार कार्बन कंपाउंड से एक निकाल लिया और ये बन गया CO2, नहीं अभी नहीं निकला, हाँ एक निकाल, अरे यार अंदर जा, ये चार कार्बन कंपाउंड है, एक CO2 निकाल लिया, ये CO2 आ गया, ये 3 कार्बन कंपाउंड आएगा, ये दोबारा चला जाएगा मीजोफिल में, CO2 चलेगी बंडल शेथ सेल में, क्योंकि वहां पे बहुत सारी रुबिस्को एंजाइम थे, वो C3 पाथवे में एंटर कर गई, ये जाकर दोबारा से पैप बना दिया, ये फिर CO2 को पकड़ेगा, फिर एसिड बना देगा, फिर वही ब्रेक डाउन हो जाएगा, सिंपल। नेक्स्ट पॉइंट देखो जरा, डायग्राम से समझो, मस्त वाला क्रिस्टल क्लियर होने वाला है, मजा ही आ जाएगा। देखो जरा, एटमॉस्फेरिक CO2, भैया हमारा प्लांट क्या करता है, CO2 लेता है, ऑक्सीजन देता है, तो उसने ले ली बहुत सारी CO2 एटमॉस्फेयर से, CO2 आ गई। अब यहाँ पर हमारा बेटा है मीजोफिल, C4 पाथवे चल रहा है, मीजोफिल सेल में हमारे यहाँ पर बेटा है पेप एंजाइम, जो कि कितने कार्बन का है, यहाँ पर 3 कार्बन का होता है, मैंने साइड में लिखा हुआ है 3, जूम करके देखो, जूम करके 3 कार्बन का है, ठीक है। अब एटमॉस्फेरिक CO2 आई, इसमें आके जुड़ गई और क्या बना लिया उन्होंने, 4 कार्बन का एसिड बना लिया, बन गया 4 कार्बन का एसिड। अब जैसे कि मैंने आप लोगों को भी बताया था थ्योरी में, वो कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, बंडल शेथ सेल में हो जाएगा, ये चला गया आपका बंडल शेथ सेल में। अब जो है इसका हो जाएगा दोबारा से डी कार्बोक्सिलेशन, कार्बोक्सिलेशन मतलब CO2 का जुड़ना और डी कार्बोक्सिलेशन मतलब CO2 का टूटना, तो होगा आपका डी कार्बोक्सिलेशन, यानी CO2 और 3 कार्बन कंपाउंड फिर से अलग अलग हो गए। अब जो CO2 है वो एंटर कर जाएगी C3 पाथवे में, क्यों, क्योंकि बंडल शेथ सेल इज रिच इन रुबिस्को एंजाइम एंड लैक पेप एंजाइम।
पेप एंजाइम आपका लगता है C4 पाथवे में, रिबिस्को लगता है C3 पाथवे में। तो क्या करेगा, जब वो बंडल शर्त में आ गई है CO2 तो कहाँ एंटर कर जाएगी, C3 पाथवे में, क्योंकि बंडल शर्त के पास क्या है, बहुत सारा रिबिस्को एंजाइम है। मीसोफिल सेल के पास रिच इन पेप एंजाइम बट लाइक रिबिस्को एंजाइम, तो वहां C3 पाथवे चलेगा ही नहीं, वहां कौन सा पाथवे चलेगा, केवल C4 पाथवे। आगे देखो जरा, जो आपका 3 कार्बन कंपाउंड अलग हो गया, CO2 अलग हो गया, CO2 ने अपना C3 पाथवे में एंटर ले लिया। अब यहाँ पर पूरा C3 पाथवे का जो मैंने आप लोगों को पहले पढ़ाया, रीजनरेशन रिएक्शन वगैरह वो सारी चीजें चलेंगी। एंड जो अब यहाँ पर जो 3 कार्बन कंपाउंड जो अलग हुआ है वो दोबारा से ट्रांसफर बैक हो जाएगा किसमें, मीसोफिल में, और दोबारा से किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, वो पेप एंजाइम में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर से CO2 आएगी, फिर उसमें ज्वाइंट हो जाएगा, फिर ये पूरा का पूरा साइकिल जो है वो चलती रहेगी। समझ में आया? अब तो मतलब क्रिस्टल क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। यही है आपका C4 पाथवे और ये एंटर कर जाएगा C3 पाथवे में। तो C3 पाथवे मैंने आप लोग को ऑलरेडी पढ़ा ही दिया है, आप इससे उसको लिंक करके देखो और ज्यादा रिफ्रेश हो जाओगे। अगर वन शॉट नहीं होता ना तो दोबारा करा देती मैं, कोई दिक्कत नहीं था, ठीक है। अब जरा नेक्स्ट स्लाइड देखो। अब जरा एनसीईआरटी में कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऑल्सो आप लोगों को बड़ा कंफ्यूज भी करके रखते हैं थोड़ा, बट अब क्लियर हो जाएंगे, ध्यान से सुनना थोड़ा। तो बाय दिस वी कंक्लूड दैट, ये जो हमने प्रोसेस करा इससे क्या कंक्लूड हुआ कि जो कैल्विन पाथवे है वो अगर इन मीसोफिल सेल्स ऑफ द C3 प्लांट्स, यानी जो कैल्विन पाथवे है वो C3 प्लांट्स के मीसोफिल में चलेगा। क्यों? क्योंकि वहां पर रिबिस्को एंजाइम रिच में था, यानी बहुत सारा रिबिस्को एंजाइम था। कैल्विन पाथवे यानी C3 पाथवे जो है वो C3 प्लांट्स के कहां चलेगा, मीसोफिल सेल में चलेगा। लेकिन जो C3 पाथवे यानी जो कैल्विन पाथवे है वो कहा C4 प्लांट्स के कहां चलेगा, बंडल शत में चलेगा। क्योंकि बंडल शत के पास क्या नहीं है, पेप एंजाइम नहीं है, क्या है, रुबिस्को एंजाइम है। लेकिन उसके मीसोफिल में तो रुबिस्को एंजाइम है ही नहीं C4 प्लांट्स के, अभी जस्ट बताया मैंने आप लोगों को। तो जो कैल्विन पाथवे है वो C4 प्लांट्स के कहां चलेगा, बंडल शत में चलेगा। लेकिन C3 प्लांट्स के कहां चलेगा, मीसोफिल में चलेगा, क्योंकि वहीं पर तो बहुत सारा क्या है, रुबिस्को एंजाइम है। और C4 प्लांट्स के बंडल शर्त में बहुत सारे रुबिस्को एंजाइम है। और C3 पाथवे यानी जो कैल्विन पाथवे एक ही है, इसको चलाने के लिए हमें किसकी जरूरत है, रुबिस्को एंजाइम की। लेकिन जो C4 पाथवे है उसको चलाने के लिए किसकी जरूरत है, हमें पेप एंजाइम की। तो इस बात से ये पॉइंट्स आप लोगों को क्लियर हो जाने चाहिए। एनसीईआरटी में बड़े ही परेशान करते हैं पॉइंट्स, पर अब आप लोगों को समझ में आ जानी चाहिए। अब फटाफट से मूव ऑन कर जाते हैं फोटो रेस्पिरेशन वाले प्रोसेस की। इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, छोटा है, ज्यादा बड़ा भी नहीं है, तो फटाफट से उसको रैप अप करें। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले इस पॉइंट को समझो, फोटो रेस्पिरेशन का ही पॉइंट है। रुबिस्को दैट इज मोस्ट अबंडेंट एंजाइम इन द वर्ल्ड। रुबिस्को जो कि मोस्ट अबंडेंट, सबसे पहले तो क्वेश्चन इसमें बन गया, नीट एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि जो मोस्ट अबंडेंट एंजाइम पूरे वर्ल्ड का कौन है, रुबिस्को है। क्वेश्चन आ भी चुका है, ठीक है। एंड हैज ग्रेटर एबिलिटी टू बाइंड विद CO2 देन फॉर O2। इसका क्या मतलब है कि रुबिस्को जो कि पूरे वर्ल्ड का अबंडेंट एंजाइम है, पहला क्वेश्चन। दूसरा कि उसकी जो बाइंड करने की जो एफिनिटी है वो सबसे ज्यादा किसके साथ है, CO2 के साथ है, उसके बाद O2 के साथ। यानी फर्स्ट नंबर पे यहाँ पर CO2 आ रहा है, देन आ रहा है O2। यानी सबसे पहला अगर रुबिस्को को हम बोले हैं कि भाई तुम किसके साथ बाइंड करोगे, CO2 के साथ, O2 के साथ, तो वो किसके पास जाएगा, CO2 के पास जाएगा सबसे पहले, देन जाएगा किसके पास, वो O2 के पास। तो ये पॉइंट समझना जरूरी था। अब जरा आगे की कहानी देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इन C3 प्लांट्स रुबिस्को बाइंड्स टू O2 एंड डिक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ द CO2 फिक्सेशन। C3 प्लांट की अगर हम लोग पहले बात करें तो मैंने अभी, पहले तो मेरी बात सुनो, पहले मैं आप लोगों को क्या बताया था कि C4 प्लांट में फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता है, C3 प्लांट में होता है। पहले तो इस चीज को दिमाग में रख लो। अब जरा पढ़ो, C3 प्लांट की पहले बात करते हैं कि C3 प्लांट में जो रुबिस्को है वो बाइंड कर जाता है O2 से। वैसे तो वो CO2 से बाइंड करता है, लेकिन C3 प्लांट में क्या हो रहा है कि जो रुबिस्को है वो बाइंड कर जाता है O2 से एंड डिक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ CO2 फिक्सेशन। और जो CO2 फिक्सेशन की जो कंसंट्रेशन है उसको डिक्रीज कर देता है। So RUBP instead converted to 2 molecules of PGA binds with O2 and form 1 molecule of डेड डैश। पहले मेरी बात सुनो, C3 पाथवे में क्या हो रहा था कि अल्टीमेटली क्या बन रहे थे, 2 मॉलिक्यूल्स PGA के बन रहे थे, ठीक है। इतना तो याद ही होगा, 2 मॉलिक्यूल्स फॉस्फोग्लिसरिक एसिड PGA के बन रहे थे, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है कि जो RUBP है वो बजाय कन्वर्ट होने के PGA में, क्योंकि वही तो उसमें यार RUBP से ही तो CO2 की फिक्सेशन हो रही थी, देन वो उसमें PGA में कन्वर्ट हो जा रहा था। लेकिन यहाँ तो CO2 फिक्सेशन की जो कंसंट्रेशन है वो ही डिक्रीज कर जा रही है, क्योंकि जो रुबिस्को एंजाइम है वो वैसे O2 से बाइंड कर गए हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो RUBP है बजाय कन्वर्ट होने के PGA मॉलिक्यूल्स में वो बाइंड कर जाते हैं O2 से, और क्या बना लेते हैं, 1 मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फोग्लिसरेट एंड फॉस्फोग्लाइकोलेट। यानी एक मॉलिक्यूल फॉस्फोग्लिसरेट का और एक मॉलिक्यूल फॉस्फोग्लाइकोलेट का बना लेते हैं, बजाय किसमें कन्वर्ट होने के, PGA में।
ये कहाँ चल रही है, C3 प्लांट्स में। और C3 प्लांट्स का जो अल्टीमेट प्रोडक्ट था वो क्या था, पीजीआई तो था, 3 कार्बन का, ठीक है। तो वो किसमें कन्वर्ट हो जा रहा है, फॉस्फोग्लिसरेट और फॉस्फोग्लाइकोलेट में। ध्यान रखना इस चीज को। इसी प्रोसेस को हम बोल देते हैं फोटो रेस्पिरेशन। यानी यहाँ से हमें ये तो पता लग गया कि जो फोटो रेस्पिरेशन की प्रोसेस है वो C3 प्लांट्स में होता है। जरा एक और इंपॉर्टेंट लाइन है वो देखो, ये वाला पॉइंट पहले का ही है, जो नई पॉइंट है वो आपका ये है, बट देयर इज नो सिंथेसिस ऑफ एटीपी एंड एनएडीपीएच। लेकिन इस बात का ध्यान आप लोग को रखना है, जब C3 प्लांट में आपका पीजे का मॉलिक्यूल मिल रहा था, लेकिन वहां पर एटीपी और एनएडीपीएच भी तो सिंथेसिस हो रहे थे कि नहीं हो रहे थे। 12 एटीपी मिल रहे थे, 18 एटीपी मिल रहे थे, 12 एनएडीपीएच मिल रहे थे। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, कोई भी सिंथेसिस नहीं हो रहा है एटीपी का या फिर एनएडीपीएच का, क्योंकि यहाँ पर जो पीजे मॉलिक्यूल्स में आरबीपी है वो कन्वर्ट ही नहीं हो रहा है, बल्कि O2 से बाइंड करके क्या बना दे रहा है, फॉस्फोग्लिसरेट और फॉस्फोग्लाइकोलेट। क्योंकि यहाँ पर कौन सा प्रोसेस हो रहा है, फोटो रेस्पिरेशन हो रहा है बजाय C3 पाथवे के, ठीक है, समझ में आ रहा है। इसलिए यहाँ पर कोई एटीपी और एनएडीपीएच की भी सिंथेसिस नहीं होगी। क्वेश्चन बनता है, इस पे नीट एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, फटाफट से देखते हैं, 2 लास्ट पॉइंट, फोटो रेस्पिरेशन भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब हम लोग बात करने वाले C4 प्लांट्स की, जिसमें फोटो रेस्पिरेशन होता ही नहीं है। लेकिन क्यों नहीं होता, अब उसके बारे में हम बात करेंगे। सो द इन C4 प्लांट्स फोटो रेस्पिरेशन डजंट अकर, होता ही नहीं है। क्यों नहीं होता, बिकॉज व्हेन C4 एसिड ब्रेक डाउन, जब वहां पर जो C4 एसिड अभी जस्ट पढ़ा है यार, C4 एसिड ब्रेक डाउन हो जाता है तो क्या रिलीज करता है, वो CO2 रिलीज कर देता है, लीड्स टू द इंक्रीज्ड कंसंट्रेशन ऑफ CO2, जो कि CO2 की कंसंट्रेशन बढ़ा देता है। जाहिर सी बात है, जब CO2 रिलीज हो रहा है तो CO2 की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, म्यूकोपल सेल में बढ़ जाएगी, बट मिनिमाइजिंग द ऑक्सीजनस एक्टिविटी। लेकिन क्योंकि CO2 की कंसंट्रेशन जो है वो हाई हो जा रही है, तो वो O2 की कंसंट्रेशन को क्या कर देगा, मिनिमाइज कर देगा। C3 प्लांट में क्या हो रहा था, O2 की कंसंट्रेशन बढ़ जा रही थी, क्योंकि रुबिस्को से बाइंड कर जा रहा था O2 से, तो CO2 की कंसंट्रेशन क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। यहाँ उल्टा हो रहा है कि कंसंट्रेशन CO2 की बढ़ जा रही है और O2 की मिनिमाइज हो जा रही है। दैट इज C4 प्लांट्स लैक्स फोटो रेस्पिरेशन। जब O2 की कंसंट्रेशन ही नहीं रहेगी तो रुबिस्को ना उस पर बाइंड कर पाएगा, ना ही फोटो रेस्पिरेशन का कोई प्रोसेस हो पाएगा। दैट्स व्हाई यही रीजन है, क्योंकि C4 एसिड में ब्रेक डाउन होता है, C4 एसिड जो है वो म्यूकोपल सेल में ब्रेक डाउन होता है, रिलीज करता है CO2, जिस वजह से CO2 की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, O2 की कंसंट्रेशन कम हो जाती है, जिसकी वजह से ना ही कोई एंजाइम O2 से बाइंड कर पाता है, ना ही फोटो रेस्पिरेशन प्रोसेस हो पाता है। समझ में आई बात, ठीक है। यही आपका पूरा एक्सप्लेनेशन कि C4 प्लांट्स में फोटो रेस्पिरेशन क्यों नहीं होता है। अब हम लोग बात करेंगे उन टॉपिक्स के, लास्ट का एक टॉपिक दे रखा है आपके चैप्टर में, फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस, जिसमें कि हम लोग केवल 2 ही टॉपिक्स को लेकर बात करेंगे, टेम्परेचर एंड CO2 कंसंट्रेशन कैसे अफेक्ट करती है C3 प्लांट और C4 प्लांट्स में। बाकी के टॉपिक में आप लोग को नहीं पढ़ाने वाली हूँ, आप लोग एक बार रीडिंग लगाओगे, मैं गारंटी ले रहा हूँ आप लोगों को समझ में आ जाएगा। लेकिन अगर आपको चाहिए कि नहीं मुझे तो वो भी पढ़ने हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं उसकी शॉर्ट्स वीडियो में आप लोगों को वो टॉपिक्स कवर करके दे दूंगी। बट इसमें हम लोग बात नहीं करने वाले, इसमें हम लोग करेंगे मेन टॉपिक्स की, जिसमें से क्वेश्चन आ चुका है नीट में, केवल उन टॉपिक्स की, CO2 कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर की, ठीक है। C3 प्लांट और C4 प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस को वो कैसे अफेक्ट करते हैं, ठीक है। फटाफट से देखते हैं उन्हें भी। सो फाइनली पहुंच चुके हैं इस चैप्टर की लास्ट स्लाइड पे, बात कर लेते हैं फटाफट से CO2 कंसंट्रेशन कैसे अफेक्ट करती है फोटोसिंथेसिस को। तो सैचुरेशन लिमिट्स यहाँ पर दी गई है, जिसमें से क्वेश्चन आता है, केवल वही आपको बता रही हूँ। सैचुरेशन लिमिट्स में से क्वेश्चन आता है कि C3 प्लांट्स की जो CO2 कंसंट्रेशन की जो सैचुरेशन लिमिट, सैचुरेशन पॉइंट समझते हो, जब कोई चीज हद से ज्यादा ही बढ़ जाए और बस अब ये सहन नहीं हो रही, तो उसको बोलते हैं सैचुरेशन लिमिट, ठीक है। तो C3 प्लांट में अगर आप देखोगे तो वो होती है 360 म्यू पर लीटर इनवर्ट्स, ऐसे ही शायद कुछ बोलते हैं, ठीक है, मैं थोड़ा वीक हूँ फिजिक्स में। C4 प्लांट्स की अगर हम बात करें तो 450 म्यू पर लीटर इनवर्ट्स, ठीक है। तो ये आपके कुछ सैचुरेशन लिमिट्स है CO2 कंसंट्रेशन की, कि C3 जो है वो आपका इतना झेल पाती है, C4 जो है वो आपका इतना झेल पाता है, सैचुरेशन लिमिट्स जैसे कि आप लोग देख सकते हो, ठीक है। अब जरा बात कर लेते हैं टेम्परेचर की। तो C3 प्लांट्स जो है वो रेस्पॉन्स करते हैं लोअर टेम्परेचर को, यानी कम टेम्परेचर में रहना ही पसंद करते हैं। और C4 में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि रेस्पॉन्स टू हायर टेम्परेचर, मैंने आप लोगों को बताया था, हाईलाइट इंटेंसिटीज, हाई टेम्परेचर को टॉलरेट आराम से कर सकते हैं C4 प्लांट्स, ठीक है। तो ये रेस्पॉन्स करेंगे हाई टेम्परेचर को, एंड C3 प्लांट्स जो है वो रेस्पॉन्स करेंगे लोअर टेम्परेचर को। जिसमें से नीट में ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है, वही मैंने आप लोगों को बताया, लेकिन फिर भी आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, एक बार जरूर जो आपके लाइट वाली टॉपिक और काफी सारे उसमें अदर फैक्टर्स भी हैं, वो भी प्लीज आप लोग एक बार रीड जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो बाय दिस फाइनली वी कम टू द एंड ऑफ दिस चैप्टर। फाइनली ये चैप्टर कंप्लीट हो ही गया, छोटा छोटा करती भी ये 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, मैंने उसको एज अ 1 शॉट पढ़ाना सोचा था, लेकिन मैं मजबूर हो जाती हूँ, मैं नहीं चाहती कि आप लोगों का कुछ भी छूटे। मैं एनसीईआरटी की एक एक चीज आप लोगों को कवर करना चाहती हूँ, भले ही वो 1 शॉट हो, चाहे वो कोई बड़ा लेक्चर हो।
मैं नहीं चाहती, मैं चाहती हूँ एनसीईआरटी की एक एक चीज अब आपके कवर होके चले। तो मैंने इस वन शॉट में भी सारी चीजें कवर करी है, इसके अलावा कुछ भी नहीं आएगा नीट एग्जाम में, मैं गारंटी ले सकती हूँ। अगर आप मेरा लेक्चर देख लिया है तो आपका हो गया 100%। और इसके बाद अगर आप एनसीईआरटी भी कर ले रहे हो तो ये लेक्चर पे आपने पीएचडी कर ली, समझ लो। ठीक है, समझ में आ रही बात? तो हम लोग पहुंच चुके हैं इस वीडियो के एंड पर फाइनली। तो फटाफट से ड्रॉप कर दो अपने नेक्स्ट डाउट को, मैं तो फ्री बैठी हूँ, मस्त आप लोगों को वन शॉट बना कर दूंगी। जितने भी डाउट्स आप लोग डालोगे सब पर वीडियो बना कर दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। फटाफट से ड्रॉप कर दीजिए अपने नेक्स्ट डाउट को, सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, और तो बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलना, ताकि आप लोगों को पता लग जाए कि आपकी डाउट सॉल्विंग वीडियोस आ चुकी है। थैंक यू सो मच, कीप स्टडिंग।